हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग का बीपीएससी ट्री 4.0 पीजीटी क्लास चल रहा था। स्पेशल जूलॉजी क्लास में हम लोग यूनिट 1 एनिमल किंगडम स्टार्ट कर चुके थे, जिसके तहत हम लोग का पहला फाइलम प्रोटोजोआ शुरू हो चुका था। अब चूंकि फाइलम प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, इसीलिए हमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने की जरूरत पड़ी। एक ओवरव्यू के रूप में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा दैट इज बैक्टीरिया फैमिली भी देख लिया। लास्ट वीडियो में हमने किंगडम प्रोटिस्टा यानी प्रोटोजोआ फैमिली से बिलोंग करने वाले कुछ दूसरे ग्रुप्स को भी देखा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरे किंगडम फंजाई के बारे में, जिसको कि हिंदी में कवक कहते हैं। क्लियर है? तो इसके कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, इस टेबल में किंगडम फंजाई के बारे में बताया गया है। सेल टाइप के आधार पे फंजाई यानी कवक यूकैरियोट्स होते हैं, यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। चूंकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको सराउंड करते हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें मौजूद होता है। कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे यह यूनिसेलुलर प्लस मल्टी सेलुलर दोनों तरह के जीव हो सकते हैं, यानी एक कोशिकीय के साथ साथ बहुत सारे कवक बहुकोशिकीय भी होते हैं। सेल वॉल इनमें मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन किंगडम मोनेरा की तरह इनके सेल वॉल भी सेलुलोज से बने हुए नहीं रहते, बल्कि ये काइटिन के बने हुए रहते हैं। क्लियर है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे हम देखें तो किंगडम फंजाई में पाए जाने वाले प्रजाति सेलुलर प्लस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। दैट मीन्स इनमें कोशिकाएं तो मौजूद होती ही हैं, साथ ही साथ ये सभी कोशिकाएं उत्तक बनाती हैं यानी टिश्यू बनाती हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे देखें तो किंगडम फंजाई यानी कवक परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में भी ये सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं, मतलब दूसरे मरे हुए जीव जंतुओं पर अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं, या फिर पैरासिटिक यानी परजीवी हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो एनसीईआरटी में किंगडम फंजाई, द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो कवक हैं ये परपोषी जीवों में एक तरह का विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। मतलब बाहर से देखने में यानी मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, जो इनका फिजिकल फीचर्स होता है, और हैबिटेट मतलब जहां पे ये निवास करते हैं, इस दोनों के संदर्भ में देखें तो ये कवक जो है यानी फंजाई काफी भिन्नता यानी डाइवर्सिफिकेशन शो करता है। आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड मोल्ड यानी नम रोटी, या फिर जब ऑरेंज यानी नारंगी सड़ने लगता है तो उस पे व्हाइट फंगस जमा हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं, है ना, क्योंकि हम कहते हैं कि देखो इसमें फंगस लग गया है, ये खाने लायक है नहीं, तो इसे फेंक दिया करते हैं। क्लियर है? तो वो एग्जाम्पल हो गया कॉमन एवरीडे लाइफ में दिखने वाले फंजाई का। उसके बाद कॉमनली जो हम लोग मशरूम खाते हैं, और तो और टोड स्टूल्स, जिसे हिंदी में कुकुरमुत्ता के नाम से जाना जाता है, ये सभी क्या है, फंजाई है। ठीक है, हम कुछ टर्म्स को हिंदी में भी समझाएंगे। क्लियर है? ताकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि साइंस एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। क्लियर है ना? इसे समझना पड़ता है, केवल रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार सरसों के पत्तों पे
सफेद धब्बे हो जाते हैं, तो ये किसके कारण होता है? ये भी पैरासिटिक फंगस के कारण होता है। ठीक है, ये परजीवी फंजाई कवक के कारण होता है। उसके बाद ईस्ट, ये तो आप सभी लोगों ने मोस्टली खाया होगा, नहीं खाया होगा तो कम से कम देखा तो जरूर होगा। ठीक है, आमतौर पे इसे पिज्जा में भी यूज किया जाता है, ब्रेड, बियर, ये सब बनाने में यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ये जो ईस्ट है ये एक कोशिकीय कवक का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। क्लियर है? मैंने अभी बोर्ड पे जो बताया था कि फंजाई जो है वो एक कोशिकीय होने के साथ साथ बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। तो एक कोशिकीय फंजाई का एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, ईस्ट। क्लियर है? उसके बाद बहुत सारे फंजाई जो है, कवक जो है, वो बीमारियां कॉज करते हैं। बीमारी कॉज करने वाला फंजाई का एक बढ़िया एग्जाम्पल है गेहूं में लगने वाला जंग। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि गेहूं के पत्तियों में भूरे रंग का जंग लग जाता है, तो वो जो है इसी फंजाई के कारण होता है, जिसका नाम है पक्सीनिया। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों ने सुना भी होगा कि गेहूं का जो कीट रोग है वो पक्सीनिया के कारण होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ इसके अच्छे यूजेस भी हैं फंजाई के, जैसे कि ज्यादातर फंजाई जो है वो कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने के काम में आते हैं। जैसे पेनिसिलियम, ये एक ऐसा फंजाई है जो कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाने के काम में आता है। क्लियर है? अब बैक्टीरिया की तरह फंजाई भी लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि सर्वविद्यमान होना। ठीक है, मतलब सभी जगह विश्वव्यापी होते हैं। क्लियर है? पानी में भी, हवा में भी, मिट्टी में भी, जानवरों पर भी, पौधों में भी। ठीक है, ये आराम से सभी जगह ग्रो कर सकते हैं, खासकर वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस यानी गर्म और नमी वाले जगहों पर तो आराम से ये ग्रो कर जाते हैं। बहुत ही अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि क्यों भोजन को खाना बनाने के बाद रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखा जाता है? तो इसका जवाब है कि उसको बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के कारण खराब होने से बचाने के लिए। क्लियर है? अब कोई भी भोजन या मिठाई है कि नहीं, अगर उसे बाहर रखेंगे तो उसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा, लेकिन उसी को फ्रिज में रख दो तो 1-2 दिन रहकर भी खाया जा सकता है, क्योंकि फ्रिज का जो लो टेम्परेचर होता है वो बैक्टीरिया या फंजाई के ग्रोथ को रोक देता है। इसीलिए कोई भी सामान जो बाहर में है वो जल्दी खराब होता है, जबकि उसी को फ्रिज में रखने से वो खराब होने से बच जाता है। ठीक है, अब अगर ईस्ट को एक्सेप्शन के रूप में देखें, चूंकि ये एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर होता है, तो विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस। मतलब क्या हुआ कि इनका जो बॉडी है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल हाइफे से बना हुआ रहता है, मतलब पतले धागों की तरह जो है इनकी संरचनाएं रहती हैं, जिसे तंतु कहा जाता है। ठीक है, फंजाई तंतु हिंदी में, और इंग्लिश में फंगल हाइफे। क्लियर है ना? लेकिन इसमें जो है ईस्ट अपवाद है। ठीक है, ईस्ट का संरचना ऐसा नहीं होता है, बाकी ज्यादातर कवक के संरचना जो है वो इन्हीं तंतु से बने हुए रहते हैं, और जो नेटवर्क होता है इन हाइफे का उसको माइसीलियम कहा जाता है। क्लियर है? मतलब कवक तंतु के जाल को कवक जाल यानी माइसीलियम कहते हैं। क्लियर है? क्या कह रहा है कि कुछ हाइफे जो है वो कंटिन्यूअस ट्यूब्स होते हैं जो कि फिल्ड होते हैं विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफे। ठीक है, कुछ कवक तंतु जो होते हैं वो ट्यूब शेप्ड यानी नलिकाकार होते हैं, जिनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म यानी बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य भरा होता है। ठीक है, जिन्हें सिनोसाइटिक हाइफे यानी संकोशिकी कवक तंतु
कहते हैं। क्लियर है? जबकि कुछ फंजाई में सेप्टा या क्रॉसवॉल्स मौजूद होते हैं उनके हाइफे में। ठीक है। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। हमने बताया कि फंजाई का जो सेल वॉल है वो नॉन सेल्यूलोजिक होता है, यानी सेल्यूलोज से बना हुआ नहीं रहता है, बल्कि काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बना हुआ रहता है। ज्यादातर फंजाई की बात करें तो वो हेटेरोट्रॉफिक होता है, ये भी मैंने बताया। ठीक है, कि ये परपोषी होते हैं और परपोषी में भी सैप्रोफाइट्स या पैरासाइट्स हो सकते हैं, मतलब मृत जीवी और परजीवी हो सकते हैं। ठीक है। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक, मतलब ज्यादातर फंजाई जो होते हैं वो परपोषित होते हैं। दे एब्जॉर्ब सल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, मतलब चूंकि वे मृत जीव जंतुओं से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं, इसीलिए उन्हें सैप्रोफाइट्स मतलब मृत जीवी कहा जाता है। Those that depend on living plants and animals are called parasites. ऐसे फंजाई जो सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। Those which can live as symbionts in association with algae as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza. मतलब कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिन्हें सहजीवी कहा जाता है, अर्थात ऐसे फंजाई एसोसिएशन बनाकर किसी के साथ रह सकते हैं। जब फंजाई एल्गी के साथ यानी शैवाल और कवक एक साथ रह रहे हो तो ऐसे एसोसिएशन को लाइकेंस कहा जाता है। ठीक है। और इसमें एक और चीज पता होना चाहिए कि लाइकेंस में जो एल्गल कंपोनेंट होता है, यानी जो शैवाल वाला कंपोनेंट होता है उसको फाइकोबैंड कहा जाता है, जबकि जो फंगल कंपोनेंट होता है अर्थात जो कवक का कंपोनेंट होता है उसे माइकोबायंट कहते हैं। और एल्गी प्लस फंजाई इनके एसोसिएशन को लाइकेन कहा जाता है। उसी तरह अगर फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में पाया जाए तो उसे माइकोराइजा कहते हैं। मतलब अगर कवक उच्च वर्गीय पौधों के साथ एसोसिएशन बनाए तो उसे माइकोराइजा कहते हैं। क्लियर है? रिप्रोडक्शन इन फंजाई की बात करें तो कवक में प्रजनन 3 तरीके से हो सकते हैं। वेजिटेटिव मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मीन्स की बात करें, हिंदी में इसे कायिक जनन कहते हैं। तो इसके 3 विधि हैं। फ्रैगमेंटेशन मतलब खंडन, दूसरा है फिजन यानी विखंडन, और तीसरा है बडिंग यानी मुकुलन। ठीक है। तो देयर आर 3 मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है। फ्रैगमेंटेशन आप लोगों को पता होगा कि जब कोई भी फंजाई का विखंडन हो जाए, मतलब वो फ्रैगमेंट्स में टूट जाए। सपोज करो कोई फंजाई है, ठीक है, और उसे बीच से 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है। तो दोनों भाग यानी दोनों फ्रैगमेंट्स जो है वो एक नया फंजाई का रूप ले लेंगे। ठीक है। मतलब दोनों पार्ट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करके एक नया फंजाई बना लेंगे। तो एक फंजाई से बना ना 2 फंजाई, तो ये भी क्या है? मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। फिजन में क्या होता है? जिस तरह से आपने बाइनरी फिजन इन अमीबा देखा था मोनरा में, बिल्कुल उसी तरह से फंजाई में भी इसी तरह का कुछ विधि अपनाया जाता है कि फंजाई का जो एक बॉडी पार्ट है, ठीक है, पूरा फंजाई जो है वो 2 फंजाई में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। मतलब एक सेल जो है फंजाई का वो 2 सेल में
परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। उसका साइटोप्लाज्म 2 भागों में बट जाएगा। उसमें जो भी सेल ऑर्गेनेल्स अगर प्रेजेंट है तो वो भी 2 भागों में बट जाएंगे। अगर न्यूक्लियस है तो वो 2 भाग में बट जाएगा, मतलब सब कुछ डबल हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। फिर अब बडिंग मेथड। बडिंग मेथड जनरली ईस्ट में देखने को मिलता है, जो कि यूनिसेलर होता है, मतलब उसके बॉडी पार्ट्स पे एक बड जैसा स्ट्रक्चर ग्रो करेगा और फिर वो ईस्ट के बॉडी से डिटैच हो जाएगा और वो रिप्रोड्यूस करके एक नया ईस्ट बना लेगा। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स, मतलब अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोनिडिया कहते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स मतलब धानी बीजाणु और जूस्पोर्स मतलब चल बीजाणु द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा होता है, ठीक है। अब यहां पर हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सा स्पोर्स कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि जूस्पोर्स, ये क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स है या सेक्सुअल स्पोर्स है। तो इसके लिए आप ट्रिक का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि यहां पर सेक्सुअल स्पोर्स को याद करने के लिए आप ये ट्रिक याद कर सकते हो कि ऊ स्पोर्स का डबल ओ ऊ, एस्कोस्पोर्स का शुरू का 2 लेटर एस एस और बेसिडियोस्पोर्स का शुरू का 2 लेटर बी ए बै। क्लियर? तो ऊ एस बै, क्लियर है? ऊ एस बा ये क्या है, ये तीनों सेक्सुअल स्पोर्स है फंजाई के, और बाकी जो बचा वो एसेक्सुअल स्पोर्स हो जाएगा। क्लियर है? कोनिडिया, स्पोरेंजियो और जू, ये तीनों एसेक्सुअल स्पोर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आगे देखते हैं। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। मतलब ये सभी स्पोर्स जो है, सभी तरह के स्पोर्स यानी बीजाणु कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स में डेवलप होते हैं, जिसे फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। हिंदी में इसे फलनकाय कहा जाता है। क्लियर है? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। पहला स्टेप है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, ठीक है। मतलब 2 चल अथवा अचल युग्मों के प्रोटोप्लाज्म का संलग्न होना, इसी क्रिया को प्लाज्मोगेमी कहा जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी 2 गैमीट है, उनका प्रोटोप्लाज्म जब आपस में फ्यूज कर जाता है, ठीक है, मिल जाता है, तो इसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। दूसरे स्टेप में फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी, ठीक है। यहां पर कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और गेमी का मतलब होता है फ्यूजन। उसी तरह प्लाज्मोगेमी में भी प्लाज्मा का मतलब हो गया प्रोटोप्लाज्म और गेमी का मतलब हो गया फ्यूजन, ठीक है। तो इस टर्म से भी आप लोग डायरेक्टली समझ सकते हो कि किसका फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो पहले प्रोटोप्लाज्म का संलग्न हुआ, फ्यूजन हुआ, उसके बाद अब दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। तीसरे स्टेप में क्या कह रहा है, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। मतलब मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, उसमें जब मियोसिस होगा यानी रिडक्शन डिवीजन होगा, तो उससे हैप्लॉइड स्पोर्स का प्रोडक्शन होगा। मतलब इसमें मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु का बनना, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब एक फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। मतलब 2 हैप्लॉइड हाइफे जो है, ठीक है, वो आपस में आते हैं और फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसको हिंदी में समझा देते हैं कि लैंगिक जनन में संयोजन संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं
और संलयित हो जाते हैं। क्लियर है? इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, कुछ फंजाई में तो ऐसा होता है कि दोनों हैप्लॉइड सेल्स का जैसे ही मिलन हुआ, फ्यूजन हुआ, तो वो जो है इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल्स बना देता है। स्वाभाविक है, मेल गेमिट एन प्लस फीमेल गेमिट एन इक्वल्स टू क्या बनेगा, दोनों जब फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉइड गेमिट बनेगा, दैट इज 2n। ठीक है, ये होता है जाइगोट। लेकिन कुछ फंजाई में जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, जिसको कि हम लोग आगे देखने वाले हैं, उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली मेल और फीमेल गेमिट के फ्यूजन होने से ये डिप्लॉइड 2n यानी जाइगोट नहीं बनता है, बल्कि एक इंटरवीनिंग यानी मीडिएट कहो या इंटरमीडिएट कहो, एक बीच का डाइकैरियोटिक स्टेज बन जाता है, जिसको डाइकैरियोफेज कहा जाता है। क्लियर है? और ये जो डाइकैरियोटिक स्टेज होता है, इसमें n+n दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर्स, मतलब एक सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। और बाद में द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड। बाद में जो है पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करता है और ये सेल्स जो है तब डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, अब फंजाई जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज यानी फलनकाय बनाती है, जिसमें कि रिडक्शन डिवीजन होता है और हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है ना? ये ज्यादा टफ नहीं है, बस इसको समझने भर का देरी है। समझ में आ जाएगा तो बस आप आराम से इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन आने पे अब किंगडम फंजाई जो है वो अलग अलग क्लासेस में इसको विभाजित किया गया है। किस आधार पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम। ठीक है, माइसेलियम का जो बाहरी फीचर्स है उसके आधार पे। दूसरा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, किस मोड से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा है फ्रूटिंग बॉडीज। तो इसका पहला क्लास है फाइकोमाइसिटीज। Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasites on plants। कह रहा है कि ये सड़ी गली लकड़ी, सीलन वाले स्थानों, पानी वाले जगहों और पौधों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फंजाई जो है वो इन सभी जगहों पर उपलब्ध मिलते हैं। The mycelium is aseptate and sinusotic। माइसेलियम, जिसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था, जो नेटवर्क ऑफ हाइफे होता है कि नहीं, जिसको हिंदी में कवक जाल कहते हैं, तो वो जो है कैसा होता है? एसेप्टेट यानी अपटीय। ठीक है, सेप्टा का मतलब होता है वॉल। तो इसमें कोई भी इस तरह के वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और यह सिनोसाइटिक यानी बहु केंद्रकित होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के द्वारा होता है, जो कि मोटाइल यानी मूवमेंट करने वाले होते हैं। ठीक है, मतलब चल बीजाणु के द्वारा होता है। और ए प्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल यानी अचल बीजाणु होते हैं। तो इन दोनों तरीके से फाइकोमाइसिटीज फंजाई क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये जो स्पोर्स होते हैं वो एंडोजिनसली मतलब अंदर में प्रोड्यूस होते हैं। किसके अंदर में? तो स्पोरेंजियम के अंदर में। ठीक है, हिंदी में इसे धानी कहा जाता है। ठीक है, स्पोरेंजियम को। तो ये बीजाणु धानी में अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। क्लियर है ना? ये कुछ नहीं बल्कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे नाम से क्लियर है, स्पोरेंजियम मतलब स्पोर को रखने वाला एक बैग या बास्केट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अ जाइगो स्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गेमिट्स। क्लियर है, हमने पहले ही देख लिया है कि फंजाई के रिप्रोडक्शन में जब 2 गेमिट्स मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट चूंकि स्पोर्स के फॉर्मेशन में होता है इसीलिए इसको जाइगोस्पोर नाम दिया गया है। क्लियर है, सो सिंपल। दीज गेमिट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। चूंकि ये जो गेमिट्स होते हैं वो बाहर से देखने में एकदम सिमिलर एक जैसे होते हैं,
इसीलिए इसको आइसोगेमस कहा जाता है। आइसो का मतलब क्या हो गया? सिमिलर, मतलब देखने में एकदम एक समान होते हैं, ठीक है। और गेमस का मतलब हो गया गेमीट। आइसो मतलब सिमिलर, गेमस मतलब गेमीट, सिमिलर गेमीट, ठीक है। और डिसिमिलर या देखने में जब एक जैसे ना भी हो तो उसे एनआइसोगेमस या ऊगेमस कहा जाता है। क्लियर है? मतलब कहने का मतलब ये है कि गेमीट्स जो है फाइकोमाइसिटीज फंजाई में दो तरीके के हो सकते हैं, या तो एक समान हो, मतलब बिल्कुल जुड़वे बच्चे की तरह देखने में एकदम हूबहू सेम टू सेम, तो ऐसे होंगे जुड़वे बच्चे वाले गेमीट होंगे तो उसको आइसोगेमस कहेंगे। या देखने में बिल्कुल ही अलग अलग रूप से हो, भिन्न हो, तो उसे एनआइसोगेमस या ऊगेमस कहेंगे। क्लियर है? ये बस मैंने याद करने के लिए एग्जांपल दिया जुड़वा बच्चों का। क्लियर है? सम कॉमन एग्जांपल्स आर ऑफ फाइकोमाइसिटीज क्लास में किस तरह के फंजाई देखने को मिलते हैं, तो इसका उदाहरण है म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। ठीक है, ये देखो म्यूकर का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, म्यूकर क्या है? फाइकोसिटीज फंजाई का एग्जांपल है। नेक्स्ट है राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड, जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी कि नम रोटी पर जो व्हाइट फंगस प्रेजेंट होता है उसी को राइजोपस कहते हैं। ठीक है, फिर है एल्ब्यूगो, सरसों के पौधे पे जो परजीवी कवक मौजूद होते हैं उसे एल्ब्यूगो कहते हैं। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज के 3 एग्जांपल हैं, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। एमआरए क्लियर है शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा एस्कोमाइसिटीज क्लास। इसको कॉमनली सैक फंजाई के नाम से जाना जाता है, यानी थैली फंजाई। एस्कोमाइसिटीज जो है वो मोस्टली मल्टी सेलुलर फंजाई है, मतलब इस तरह के जो कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। और इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है पेनिसिलियम। ठीक है, वही पेनिसिलियम जिससे कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनता है। ठीक है, द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है, बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला एंटीबायोटिक जो खोज किया था वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का ही आविष्कार करा था पेनिसिलियम फंगस से। ठीक है, या ये यूनिसेलुलर फंगस भी हो सकते हैं जैसे कि ईस्ट। मतलब एस्कोमाइसिटीज में जो भी कवक आते हैं ये कवक एक कोशिकीय भी हो सकते हैं या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। अगर एक कोशिकीय है तो उसका उदाहरण है ईस्ट। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस। एक बहुत ही कॉमन ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये कई एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि कौन सा ईस्ट जो है या कौन सा फंगस जो है वो यूज किया जाता है ब्रेड बनाने में, ब्रेड इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, इसी ईस्ट का यूज करके पाव रोटी यानी ब्रेड जो है वो बनाया जाता है। और तो और इसको बियर जो कि एक प्रकार का वाइन है, ठीक है, उस तरह के ड्रिंक बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, दे आर सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफाइलस। अब जो एस्कोमाइसिटीज फंजाई हैं ये सैप्रोफाइटिक यानी मृत जीवी, ठीक है, दैट डिकम्पोजिंग मैटर्स को फीड करने वाले। डिकम्पोजर्स यानी अपघटक, ठीक है, जो कि मरे हुए जीव जंतुओं को सड़ने गलने में मदद करता है, डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। पैरासिटिक यानी परजीवी, ठीक है, दूसरे के शरीर में वास करने वाला। या कॉप्रोफाइलस मतलब ऐसे जीव जो कि गोबर पर ग्रो करते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फंजाई जो है उसके इतने वैरायटी हैं कि वो परजीवी हो सकते हैं, गोबर पर ग्रो कर सकते हैं, या सड़े गले पेड़ पौधों को सड़ने में और हेल्प कर सकते हैं, या मृत जीवी भी हो सकते हैं। क्लियर है? माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। माइसेलियम जो है उसमें शाखाएं मौजूद होती हैं और
सेप्टा यानी वॉल लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद होती है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। ठीक है, अब एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कोनिडिया होता है। ठीक है, तो वो मौजूद होता है और ये जो कोनिडिया बीजाणु है वो कोनिडियोफोर्स नामक कुछ विशिष्ट माइसीलियम प्रेजेंट होता है उसके बाहर में, यानी एक्सोजिनसली उसके बाहर भाग में उत्पन्न होते हैं। क्लियर है। अब इसमें सेक्सुअल स्पोर्स भी मौजूद होते हैं जिन्हें एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। ठीक है, मतलब लैंगिक बीजाणु भी मौजूद होते हैं एस्कोस्पोर्स, और ये एस्कोस्पोर्स जो है वो अंदरूनी रूप से उत्पन्न होते हैं थैलीनुमा स्ट्रक्चर में जिसको एस्कस कहा जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों तरह के बीजाणु मौजूद हैं एस्कोमाइसिटीज में। एसेक्सुअल बीजाणु भी जिसको कोनिडियोस्पोर्स कहा गया जो कि बाहरी भाग में प्रोड्यूस होता है कोनिडियोफोर्स नामक संरचना पर, और जो लैंगिक यानी सेक्सुअल स्पोर्स है जिसको एस्कोस्पोर्स कहते हैं वो एस्कस नामक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में आंतरिक रूप से उत्पन्न होता है। क्लियर है। क्या एग्जांपल आएगा एस्कोमाइसिटीज फंजाई में? तो इसमें आता है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। ये देखो एस्परजिलस का डायग्राम है, फिर है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है उसे एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है बायोलॉजी में। मेनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड बफल्स आर एडिबल। ठीक है, बहुत सारे जो एस्कोमाइसिटीज के सदस्य हैं जैसे कि मॉरल्स, बफल्स, ठीक है, ये सब खाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और न्यूरोस्पोरा को रिसर्च वर्क के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी और किंगडम फंजाई के लिए भी। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज को कॉमनली मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो कॉमनली हम लोग बात करते हैं कि मशरूम भी एक तरह का फंजाई है, फंगस है। ठीक है, तो वो हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज के क्लास के बारे में ही चर्चा कर रहे होते हैं। ठीक है, दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स। ठीक है, तो इस तरह के जो फंगस हैं या फंजाई हैं ये मिट्टी में लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों पर और पेड़ पौधों के ठूठों पर, ठीक है, ग्रो करते हुए दिख जाते हैं, और कभी कभार तो पैरासाइट्स यानी परजीवी के रूप में सजीव पेड़ पौधे के शरीर में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे रस्ट्स और स्मट्स हो गया। ठीक है, ये बेसिकली बीमारी कॉज करते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल में आता है उस्टिलागो जो कि स्मट का एग्जाम्पल है, और पक्सीनिया जो कि रस्ट फंगस का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड और सेपरेट होता है, बिल्कुल इससे पहले वाले एस्कोमाइसिटीज फंजाई की तरह। एसेक्सुअल स्पोर्स जो है नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, यानी खंडन के थ्रू जो है वेजिटेटिव जनन देखने को मिलता है। सेक्स ऑर्गन्स जो है वो एब्सेंट होता है, लेकिन प्लाज्मोगेमी देखने को मिलता है बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। ठीक है, मतलब दो अलग अलग वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स के मिलन से प्लाज्मोगेमी, ठीक है, देखने को मिलता है इसमें। लेकिन चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से नहीं होता है इसीलिए सेक्स ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट होते हैं। क्लियर है। और हमने अभी जब रिप्रोडक्शन देख रहे थे
तो हमने देखा था कि फंजाई में बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोफेज देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें कि N+N 2N यानी 2 न्यूक्लियाई पर सेल जैसा डाइकैरियन इस तरह के फंजाई प्रजातियों में दिखने को मिल जाते हैं, विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम, ठीक है, जिससे कि बाद में बेसिडियम का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। जो हमने अभी 3 स्टेप्स देखे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है, उसमें देखा था हम लोगों ने, पहला प्लाज्मोगेमी था, दूसरा कैरियोगेमी था और तीसरा मियोसिस था, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि पहले प्लाज्मोगेमी हो रहा है, फिर बीच में एक इंटरमीडिएट डाइकैरियन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके बाद बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, कैरियोगेमी हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, उसके बाद मियोसिस हो रहा है और तब जो है 4 बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है, वो फॉर्म हो जा रहे हैं। क्लियर है ना? द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, ठीक है। जिस तरह से एस्कोमाइसिटीज में हम लोगों ने देखा था कि कोनिडियोफोर्स के बाहरी भागों में कोनिडिया नामक एसेक्सुअल स्पोर्स का प्रोडक्शन हो रहा था, बिल्कुल उसी तर्ज पर यहां पर भी बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियम के बाहरी भागों पर बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? और फिर बाद में जाके ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिसको बेसिडियोकार्प्स कहा जाता है, ठीक है। ये सब याद करने का जरूरत नहीं है, बस चूंकि ये आधार है हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स का, इसलिए बस दिमाग में रख लेना। चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए क्वेश्चंस हो सकता है कि घुमा फिरा के पूछ दे, तो बस इतना ध्यान रखना कि फंजाई के जो है 4 क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, अभी आगे में एक और क्लास हम लोग देखने वाले हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। उन सभी के एग्जांपल्स याद रख लेना कि कौन सा फंजाई जो है किस क्लास को बिलोंग करता है। जैसे पूछ देगा मशरूम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ फंगस, ठीक है, तो क्या बोलोगे? बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे वही, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद पूछ देगा कि बताओ कि एस्परजिलस जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, या जो पक्सीनिया है, ठीक है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, या बताओ कि जो टर्म माइसेलियम है या कोनिडियोफोर्स है ये किस किंगडम से रिलेटेड है। तो आप बताना किंगडम फंजाई से, ठीक है। तो क्वेश्चंस आसान ही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन आसान तब लगेंगे जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि आप तब उसे रिलेट करके सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है ना? तो पढ़ाई करना है लेकिन स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। आंख बंद करके सब कुछ रटते हुए नहीं चलना है, समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। दैट्स आवर मेन मोटिव। नेक्स्ट इज कि इसका जो सबसे कॉमन मेंबर है वो है एगैरिकस, मैंने बताया ही, मशरूम, ठीक है, आप सभी लोग परिचित हैं मशरूम से। इसके अलावा स्मट और रस्ट हमने बताया, उस्टिलागो और पक्सीनिया, ठीक है। हिंदी में पक्सीनिया को कीट फंगस कहते हैं, ठीक है, रस्ट फंगस। ये देखो मशरूम का फिगर डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज, इट इज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। इसे अपूर्ण कवक भी कहते हैं क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है, मतलब ओनली द सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। क्लियर है? और इसका सेक्सुअल फेज के बारे में हमें कोई भी बातें डिटेल में पता नहीं है। क्लियर है? वंस perfect or sexual stages of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. मतलब यहाँ ये कह रहा है कि जब ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों का लैंगिक अवस्था पता चल जाता है तब उसे एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में उचित तरीके से मूव यानी ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। वैसे ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है वो केवल एसेक्सुअल स्पोर्स यानी कोनिडिया के द्वारा ही प्रजनन कर पाता है। माइसीलियम इसमें सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, बिल्कुल एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की तरह। कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं,
ठीक है, मृतजीवी या परजीवी होते हैं, जबकि ज्यादातर इनमें से डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, मतलब मृत जीवों को सड़ने गलने में मदद करने वाले ये फंगस होते हैं, ठीक है, और मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं, अर्थात खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास ऑफ फंजाई से बिलोंग करते हैं वो है अल्टरनेरिया, क्वालेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ठीक है, जिसमें से ट्राइकोडर्मा एक सुना सुनाया फंजाई आप लोग को मालूम हो रहा होगा, क्योंकि ये जो है स्किन डिजीज कॉज करता है, ठीक है, अक्सर स्किन में जो खुजलाहट होता है वो होता है ट्राइकोडर्मा फंजाई के कारण, ठीक है, जो कि बिलोंग करता है ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लासेस ऑफ फंजाई से। क्लियर है? तो ये खत्म होता है यहां पर हम लोग का किंगडम फंजाई, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया, जो कि बोर्ड पे हम लोग ने लिखा हुआ था, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने टेबल पे, ठीक है। तो किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि आर एच वाइटिकर ने 1969 में दिया था, उसमें 5 किंगडम में किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, ये तीनों तो थे ही। इसके अलावा जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कार्लस लिनस ने शुरू में ही क्लासिफाई कर दिया था वो थे किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। मतलब सभी जीव जंतुओं को एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन में बांटा गया था कि या तो सभी जीव जो है पेड़ पौधे के कैटेगरी में आएंगे या फिर वे पशु पक्षी के कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है? तो हम लोग देख लेते हैं किंगडम प्लांटे को अगर हम सेल टाइप के रूप में देखें तो वो यूकैरियोट्स है। किंगडम एनिमेलिया ये भी यूकैरियोट्स है, ठीक है। हम लोग एक कंपैरिजन करते हुए चलेंगे दोनों में, मतलब दोनों में ही जो है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर है? कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे देखें तो किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया ये दोनों ही मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी ज्यादातर बहुकोशिकीय होते हैं। हालांकि कुछ प्रजाति एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसमें ऑल ना कह के मोस्टली कहा गया है, ठीक है, मतलब ज्यादातर, ना कि सभी। सेल वॉल की बात करें तो ये मुख्य रूप से डिस्टिंग्विशिंग फीचर है बिटवीन प्लांट और एनिमल्स। प्लांट में जहां सेल वॉल मौजूद होता है और ये सेल वॉल सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है, वहीं किंगडम एनिमेलिया की किसी भी प्रजाति में सेल वॉल नहीं पाया गया है, ठीक है, उसमें केवल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो ये एक बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। कोई एक लाइन में कहे डिफाइन कर दें कि बताओ कि किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग कह सकते हैं कि सबसे मेजर डिफरेंस है कि प्लांट के किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि सेल्यूलोज से बना रहता है, जबकि एनिमल के किंगडम में सेल वॉल मौजूद नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो चूंकि दोनों ही यूकैरियोट्स होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसीलिए दोनों में ही न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो किंगडम प्लांट में टिश्यू से लेकर ऑर्गन लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होता है, ठीक है, मतलब इसमें कोशिका, उत्तक, ठीक है, ऑर्गन जैसे कि रूट, शूट, लीव, बड, फ्लावर, ये सभी अंग प्रेजेंट होते हैं। जबकि किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो इसमें कोशिका से लेके यानी सेल से लेके ऑर्गन सिस्टम लेवल तक के सभी लेवल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें सेल भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है और ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इस तरह के हर फंक्शन के लिए एक अलग सिस्टम मौजूद है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, प्रजनन तंत्र, क्लियर है ना, परिवहन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र एक्सेट्रा मौजूद होते हैं,
नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बढ़ने से पहले एक और चीज बताना चाहेंगे कि जहां किंगडम एनिमेलिया के सभी प्रजाति मूवमेंट करने में सक्षम रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मूवमेंट करने के लिए लिम्स मौजूद होते हैं, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, स्केलेटल सिस्टम, मसल्स, ये सभी मौजूद होते हैं। वहीं प्लांट में ये सब की कमी पाई जाती है, ठीक है। प्लांट कभी देखा है किसी प्लांट को मूव करते हुए, किसी पौधे को चलते हुए? नहीं ना। तो इसका मतलब ये भी एक तरह का डिस्टिंग्विशिंग फीचर हुआ प्लांट्स और एनिमल्स के बीच। क्लियर है। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किस तरह से ये लोग अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो इस आधार पे देखें तो प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की मदद से, ठीक है। तो ज्यादातर प्लांट्स जो है वो फोटो ऑटोट्रॉप्स ही होते हैं, जबकि एनिमेलिया, यहां पर मैंने इसलिए ज्यादातर कहा है, सभी प्लांट्स नहीं कहा है फोटो ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि कुछ प्लांट्स जो है वो परपोषी भी हो सकते हैं यानी हेटरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जैसे आपने सुना होगा अमरबेल या कस्क्यूटा का प्लांट जो होता है वो एक पैरासिटिक प्लांट है, जिस भी पेड़ पौधे पे अमरबेल यानी कस्क्यूटा का जो लत्ती है वो अगर चढ़ जाता है तो वो उस पेड़ या पौधे को सुखा देता है। क्यों? क्योंकि वो उस पेड़ पौधे के सभी न्यूट्रिएंट्स, भोजन जो है वो सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और खुद तो हरा भरा रहता है लेकिन अपने होस्ट प्लांट को सुखा देता है। क्लियर है। उसी तरह आपने इंसेक्टिवोरस प्लांट का नाम सुना होगा, ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। ये इस तरह के पौधे हैं जो कि कीड़े मकोड़े को शिकार करके अपना भोजन करते हैं। किंगडम प्लांट्स में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने को मिलता है, वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। आप लोगों ने हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में सुना होगा, ठीक है। हैप्लॉइड एन को कहते हैं और डिप्लॉइड 2n को कहते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर प्लांट में जो है ज्यादातर प्लांट के लाइफ साइकिल में जो है इन दोनों तरह के फेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। और चूंकि ये दोनों फेजेस अल्टरनेट करके प्लांट के लाइफ साइकिल में एक के बाद एक चलते रहते हैं, इसीलिए इस घटना को कहा गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अब इसके डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। कोई नीट का एग्जाम नहीं दे रहे हो आप लोग जो इसके डिटेल में हम लोग जाएं। हाँ, अगर नीट का एग्जाम देना रहता तो इसके डिटेल में हम इसको जरूर बताते हैं, ठीक है। फिर है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में देखने को ये है कि सेल टाइप के आधार पे ये भी यूकैरियोट्स थे, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर है, मोस्टली मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो स्वाभाविक है कोई भी जानवर को आपने प्रकाश संश्लेषण की मदद से खाना बनाते हुए नहीं देखा होगा, तो इसीलिए ये सभी के सभी परपोषी यानी हेटरोट्रॉप्स होते हैं, यानी ये डिपेंड करते हैं दूसरे जानवरों पे अपने भोजन के लिए। हेटरोट्रॉप्स में भी ये 2-3 तरीके के हो सकते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। होलोजोइक का मतलब है जैसे हम लोग हैं, हम जो भी मनुष्य हैं वो सभी क्या है, एनिमल्स हैं, है ना। ये तो आप सभी मानते हो कि सभी मनुष्य जानवर हैं, ठीक है। हम लोग भी किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। कौन से क्लास से? तो क्लास मैमेलिया से, ठीक है। तो क्लास मैमेलिया के हम लोग सदस्य हैं। हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं, मतलब हम लोग भोजन का इंजेशन करते हैं, ठीक है। वी टेक फूड बाय इंजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब पौधे भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से और हम लोग उसे ग्रहण करते हैं। देखो, मनुष्य में भी 2 तरह के मनुष्य होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। जो शाकाहारी होते हैं वो डायरेक्टली पेड़ पौधे को ग्रहण करते हैं या पेड़ पौधे से उत्पन्न कोई भी भोजन या अनाज को ग्रहण करते हैं, ठीक है। और जो मांसाहारी होते हैं वो पेड़ पौधे को खाने वाले जानवरों को मारकर खाते हैं, है कि नहीं। जैसे पेड़ पौधे को कौन खाता है? बकरी खाता है, और बकरी को अगर मनुष्य खाता है तो उसे मांसाहारी कहा जाता है कि नहीं, मटन के रूप में खाते हैं ना बकरी को, बकरी, ठीक है। उसी तरह चिकन को जो खाते हैं, तो चिकन क्या है? बर्ड हुआ ना, तो पशु पक्षी को मार के खाने वाले, है कि नहीं, वो हो गया मांसाहारी।
तो यहाँ पे ये कह रहा है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भोजन को तरल या ठोस पदार्थ के रूप में लिया जाता है और शरीर में अलग अलग चरणों में उसे तोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कुछ खाते हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर अलग अलग रूप में क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, उसे छोटे छोटे रूप में तोड़ा जाता है और फिर उसका डाइजेशन होता है कि नहीं। तो उसी को कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि ज्यादातर एनिमल्स शो करते हैं। उसके बाद सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब मृतजीवी पोषण। ठीक है, ये तो हमने पहले भी देखा है। तो इस तरह से जो है ये एनिमेलिया जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग का खत्म होता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा यानी फाइलम प्रोटोजोआ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। और फोकस ओनली स्टडी के साथ हमेशा जुड़े रहें।